नमस्कार, पंजाब डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंजाब डिबेट में आज बात करेंगे मिशन 2022 की। पंजाब में सियासी पार्टियों ने मिशन 2022 का शंखनाद कर दिया है। प्रदेश के सभी सियासी दल ग्राउंड पर वर्कआउट कर रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने भी रविवार को मेगा जिले के बागा पुराना से चुनावी बिगुल बजा दिया है। खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अगली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की बनने का दावा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर वादा खिलाफी के अनेकों आरोप लगा दिए हैं। पंजाब डिबेट्स में आज बात करेंगे कि क्या पंजाब की कैप्टन सरकार के लिए विपक्ष 2022 में बड़ी चुनौती है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल में से कौन बड़ी चुनौती रहेगी। क्या 2022 में भी साल 2017 के कैप्टन के वादे बड़े मुद्दे रहेंगे। तो पंजाब के सियासी दंगल में जमकर वादों और दावों पर राजनीति हो रही है। विरोधी जहां प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी करने के आरोप लगा रही है, तो सरकार 4 साल में 85% चुनावी वादे पूरे करने का दावा ठोक रही है। रविवार को केजरीवाल ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को वादों पर घेरा। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के रंग में पंजाब रंगता जा रहा है। सियासी दलों की ओर से ग्राउंड पर चुनावी बिगुल बजा दिया गया है। पिछले महीने 8 नगर निगम चुनाव में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस भी मिशन रिपीट में जुट गई है। सत्ता में वापसी के लिए शिरोमणि अकाली दल ने भी कवायद शुरू कर दी है और करीब 1 साल पहले ही अपने 2 बड़े उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब में अपने पहले विधानसभा चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी ने भी मिशन 2022 के लिए मोगा के बागा पुराना में शंखनाद कर दिया। पंजाब के चुनावी दंगल में अभी से दावों और वादों पर जमकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष कैप्टन सरकार को 2017 के वादों पर घेर रहा है। रविवार को बागा पुराना में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब सरकार को उसके वादों पर घेरा। केजरीवाल ने घर घर रोजगार, किसान कर्जमाफी पर कैप्टन सरकार पर हमला बोला। दूसरी विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी कांग्रेस को उसके वादों पर घेर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह खुद दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार ने 4 साल में रिकॉर्ड 85% वादे पूरे किए हैं। ये मेरा वादा है पंजाब नाल। साडे कांग्रेस पार्टी ने वादा किया सी जदों चोण आई सी पिछली, जिहदे विच उन्हां ने अपने सानू साडे ते भरोसा प्रगट किया सी, तां ही असीं सरकार 'च बैठे हैं। और मेरा वादा है वो जो वादे उन्होंने कीते सिरे चढ़ावांगे, कली कली चीज नूं इस इलेक्शन से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई आपको धोखा देता है तो आप क्या करते हो? उससे बदला लेते हैं। कैप्टन साहब ने आपको धोखा दिया, 1 साल के बाद उनसे बदला लेना है नहीं लेना है? लेना है नहीं लेना? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। जिसने धोखा दिया, पूरे पंजाब को धोखा दिया, ना किसी को नौकरी दी, ना किसी को रोजगार दिया, ना किसी का लोन माफ किया, ना किसी की बुढ़ापा पेंशन लगाई। ये कार्ड संभाल के रखना। 1 साल के बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, जिन जिन लोगों को कैप्टन ने ये कार्ड दिया था उनको आम आदमी पार्टी नौकरी देगी। जिन जिन लोगों को कैप्टन ने यह कार्ड दिया था, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक आम आदमी पार्टी की सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता देगी। कांग्रेस पंजाबियों की पार्टी नहीं है, हुक्म गांधी परिवार को होंगे है। आम आदमी पार्टी पंजाबी की पार्टी नहीं है। दिल्ली को केजरीवाल हुक्म दिंदा है, असीं जिउणा भी इत्थे, मरना भी इत्थे। और सब प्राणी नूं पार्टी नूं तकड़ा रखो, ये पंजाब नूं बचाउणा है। ताईओ जिन्ना भी काम होया, भावें एयरपोर्ट, सड़कां, बिजली दे थर्मल प्लांट, सारी थोड़ी पंजाब की पार्टी ने बनाया। कांग्रेसी ने चौथी वाला से सोच नहीं सकता। कैप्टन सरकार के अभी 4 साल पूरे हुए हैं। सरकार की ओर से पंजाब में अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं, तो विरोधी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाकर घेर रहे हैं।
दरअसल वादे, विकास और वादा खिलाफी की पिच पर पंजाब में साल 2022 की बिसात बिछ गई। 2022 वाली इलैक्शन ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦਾ ਮੈਚ ਤਾਂ ਹੋ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਚੋਣਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣਾਂ 2% ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, 3%। ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਨੇ 73% ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ 1.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬੇੜਾ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗੀ? ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿਭੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਡ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦਾ करना चाहिए। पंजाब में 2022 की जंग शुरू हो गई है। राजनीतिक दलों की सबसे ज्यादा नजर युवाओं और किसानों पर टिकी है। शायद यही वजह है कि युवाओं और किसानों के मुद्दे पर पंजाब में सबसे ज्यादा गूंज है। घर घर रोजगार और किसान आंदोलन के साथ साथ किसान कर्ज माफी का मुद्दा सुर्खियों में है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, इंडिया न्यूज पंजाब। और अब हमारे सवाल, क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष कैप्टन सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा? सवाल नंबर 2, पंजाब में कांग्रेस सरकार के लिए 2022 में आप और शिरोमणि अकाली दल से बड़ी चुनौती
आखिर कौन रहने वाला है? पंजाब में कांग्रेस सरकार के लिए 2022 में आप और श्रोमणी अकाली दल में से बड़ी चुनौती कौन रहेगा? सवाल नंबर 3, क्या 2022 में भी युवाओं को रोजगार और किसानों की कर्ज माफी बड़ा मुद्दा होंगे? तो ये 3 सवाल हैं जिस पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके से पंजाब की सियासत में आने वाले वक्त में क्या बदलाव होने वाले हैं। क्या जो इस वक्त सरकार है क्या वो बदलने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी जो लगातार रणनीति बना रही है क्या आने वाले वक्त में पंजाब में सरकार आपकी बनेगी? डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ प्रणब धवन जो कि कांग्रेस से हैं वो जुड़े हुए, आपका बहुत बहुत स्वागत है धवन जी। और वही दूसरी ओर हमारे साथ नील गर्ग जो कि आम आदमी पार्टी से हैं वो भी जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गर्ग जी। सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा क्योंकि देखिए लगातार तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं धवन जी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने ये साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया कि हम अपने पार्टी का विस्तार जो है वो करेंगे, तमाम जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के रणनीति से या फिर कहें कि जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी तैयारी है, जो उनकी रणनीति है, क्या उससे कांग्रेस को डरने की जरूरत है? सबसे पहले सचिन जी नमस्कार, और सारे ही दर्शक जो इंडिया न्यूज पंजाब देख रहे हैं उनको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आपने बात कही आम आदमी पार्टी की रणनीति की। आम आदमी पार्टी से पंजाब की सरकार को ना ही कभी कोई डर था और ना ही कभी कोई डर होगा, क्योंकि जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, इनकी दोहरी राजनीति, इनके दोहरे मापदंड जो सभी देशवासियों को पता है। अब बात करें पंजाब की, एक तरफ ये पंजाब के किसानों की बात करते हैं, एक तरफ ये पंजाब के लोगों की बात करते हैं, लेकिन हर तरफ ही इन्होंने पंजाब की जनता को धोखा देने का काम किया है। और जहां तक बात करें माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी पंजाब मुख्यमंत्री जो हमारे कांग्रेस की सरकार के हैं, उन्होंने सदा ही पंजाबियों के लिए और पंजाब वासियों के लिए हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है, हर घर तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। बीते दिन हुई जो म्यूनिसिपल, अगर मैं इलेक्शंस की बात करूं जो सिर्फ 1-1.5 महीने पहले हुई हैं, उस पे पंजाब की जनता ने मोहर लगाकर ये सिद्ध कर दिया है कि पंजाब के लोग कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सरकार और उनके द्वारा दी गई सुविधाओं से बहुत खुश हैं। और बात करते हैं जो अभी इनकी बागमपुरा में रैली हुई, उसमें भी आप देखिए कि कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा, जो बदले की भावना के प्रति उनकी सामने आ रही थी, जो शब्द उन्होंने बोले कि बदला लेना है कैप्टन साहब से, ऐसी भड़काऊ भाषण, ऐसी भड़काऊ बयानबाजी जो उन्होंने ये रैली में करी है, ये बहुत ही ज्यादा मंदबाजी बात है और ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि देश का पूरे हर लोग इस रैली को देख रहे थे। जहां तक बात करें पंजाब की जनता की, इस कोरोना काल में जहां पर लोगों को सरकार द्वारा ये विनती की जा रही है कि सभी लोग घर के अंदर रहें, दूसरी राजनीतिक अगर पार्टियों की बात करें वो रैलियों को मना करने की बात कर रही है, बॉयकट करने की बात कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसको टीआरपी और झूठी राजनीति दिखाने का बहुत शौक है और देश के लोगों की जान को खतरे को डालकर वो आगे आ रहे हैं। उन्होंने रैली करी और हमारे लोगों की स्वास्थ्य का आप देखिए कितना बड़ा बहिष्कार किया गया। बात करें जब भी दिल्ली के लोगों की बात की जाती है तभी अपनी बातें करते हैं। दिल्ली में 2000 पे ये फाइन ले रही है केजरीवाल सरकार, जो लोग वहां पर मास्क नहीं डाल रहे हैं, और यहाँ पर पंजाब में आके वही रैलियां करते हैं। कोरोना काल में देश में 1 करोड़ से ऊपर आज कोरोना के केसेस आ गए और सभी लोग आज कोरोना को लेकर चिंतित हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी अपनी झूठी राजनीति चमकाने में इतनी लोकप्रियता में खो चुकी है, इनको देश के लोगों की स्वास्थ्य का ख्याल भी नहीं हो रहा। मैं समझता हूं आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि पंजाब की जनता और इस देश की जनता इनको सिरे से नकार चुकी है, इसलिए ये अपनी झूठी राजनीति, अपने षड्यंत्र की राजनीति और अपने दूसरे को अगर मैं बोलूं तो ब्लेम वाली जो ये राजनीति करते हैं, इनको वो छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। गर्ग जी आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर धवन जी कह रहे हैं कि हमें कोई खौफ और कोई डर की जरूरत नहीं, क्योंकि कांग्रेस लगातार काम कर रही है और कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है तो जनता खुश है। आपको क्या लगता है? देखिए सचिन जी, बदला तो लेना है, बदला लेना है, बदला लेना है। इन लोगों ने पंजाब के लोगों की जो भावनाएं थी उसके साथ खेला है। पंजाब में लोग गुरबानी को मानते हैं और सबसे बड़ा गुनाह इन्होंने ये किया है कि गुटका साहब को हाथ में पकड़ के, वो भी श्री तलवंडी साहबों की तरफ मुंह करके, जैसे कैप्टन साहब ने वहां कसम खाई थी, कसम उठाई थी
कि मैं नशों का लत तोड़ दूंगा और मैं लोगों को रोजगार दूंगा, मैं कर्जा माफी कर दूंगा, तो ये इतनी बड़ा झूठ बोल के हमारी भावनाओं के साथ ये लोग चले हैं, उसका बदला तो लेना है और बदला लोग लेंगे। और केजरीवाल साहब ने कल यही कहा है, ये वही कार्ड है जो कैप्टन साहब ने आपको दिया था और बोला था कि जिस दिन कैप्टन की सरकार आ गई आपको नौकरी मिलेगी। आज कहाँ है वो नौकरी? आज वो बात ही नहीं करते हैं। तो इसका क्या बदला लेना बनता नहीं है? ये बदलाखोरी की राजनीति नहीं है जो धवन मेरे भाई बोल रहे हैं, ये बदला लोग लेंगे आपसे। और इन्होंने बात की कल की रैली की। कल की रैली एक बड़ी ऐतिहासिक रैली थी जिसमें पूरे पंजाब के कोने कोने से लाखों लोग उसमें आए। बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत सारा अपना पूरा प्रशासन का अमला था वो उसके पीछे लगा दिया कि ये रैली सफल ना होने पाए, इन्होंने अपनी जाली आईडियों से ऐसी ऐसी अफवाहें फैलाई कि ये रैली कैंसिल हो गई है। इसके बावजूद जो लाखों की तादाद में लोग वहां पे आए, लोगों ने बता दिया कि आने वाला भविष्य जो है पंजाब में वो आम आदमी पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। ये बात कोरोना की करते हैं, स्थानिक चुनाव होती हैं जिनकी अभी उन्होंने जिक्र किया कॉर्पोरेशन का, तो कोरोना नहीं होता। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने घर पे फंक्शन करते हैं, चलो खैर फंक्शन किसी के घर पे भी हो सकता है, मैं इसके ऊपर किंतु परंतु नहीं करता हूं, तब तो कोरोना नहीं होता। जब कांग्रेस के लीडर वेस्ट बंगाल में जाके वहां पे चुनाव में प्रचार करते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, तब तो यहाँ पे कोरोना नहीं होता। ये अपनी रैलियां करते हैं, सुखबीर बादल रैलियां करते हैं, तो कोरोना नहीं होता। लेकिन जब आम आदमी पार्टी किसानों के हक में आवाज बुलंद करती है तो इनको कोरोना का डर दिखाया जाता है। ये दोहरी पॉलिसी क्यों है? हम ये नहीं कहते हैं कि कोरोना से सुरक्षा नहीं चाहिए। हमारे को जब परमिशन मिली उस रैली की, उस परमिशन में जो जो हदायतें दी हुई थी उसमें लिखा गया था कि सभी ने मास्क पहनना है, उसमें लिखा गया था कि सैनिटाइजेशन होनी चाहिए। हमारे सभी वर्करों ने वहां पे इन बिन जो उनकी हदायतें थी उनकी पालना की है। लेकिन इनको एक चीज मैं बता देता हूँ कि आज पंजाब में इनकी सरकार है, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से जहां इनकी सरकार एक बार गई वापस आई नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लगातार जो राहुल गांधी की अगुवाई में जैसे इनकी कांग्रेस पार्टी सिमटती जा रही है, कहीं पे भी उनका जलवा नहीं है जो पंजाब में भी है। लेकिन गर्ग जी कांग्रेस तो ये कह रही है कि हमने जो वादे किए हमने 85% वो काम किए हैं और जो 15% बचे हैं वो आने वाले कुछ महीनों में हम कर देंगे। और रही बात आपने कहा कि लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, हमने परमिशन ली थी, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी तो अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। तो जनता की सुरक्षा बड़ी है या फिर आम आदमी पार्टी का ये कार्यक्रम? नहीं, देखिए हमने ये जो आवाज थी ये किसानों के लिए बुलंद की थी। आप एक चीज मानेंगे, 26 जनवरी को जो दिल्ली में हुआ उसके बाद जिस तरीके से सरकार ने और उसकी हमायत में कुछ मीडिया चैनल्स ने ऐसा लोगों में भ्रम पालने की कोशिश की कि शायद किसान आंदोलन फेल हो गया है, तो आज किसान आंदोलन फेल नहीं हुआ है, किसान आंदोलन फैल रहा है। पहले वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा या पश्चिम यूपी तक सीमित था, आज आप देखोगे राजस्थान में बड़ी बड़ी खाप पंचायतें हो रही हैं, आज यूपी में फैल रहा है। हमने पिछले महीने यूपी में मेरठ में एक बहुत बड़ी ऐसी महापंचायत वहां पे भी की थी, आज उत्तराखंड में फैल रहा है। आज वेस्ट बंगाल में किस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा वाले लोग हैं जो वो सरकार को, अमित शाह को टक्कर दे रहे हैं। इसलिए यदि, और दूसरी बात, जब केजरीवाल साहब बोलते हैं तो मोदी को सुनना पड़ता है। वो राहुल की बात सुने ना सुने, लेकिन मोदी केजरीवाल की बात को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि केजरीवाल ये कहता है जिसने मोदी को ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा आरोप लगा दिया गर्ग जी, आपने बड़ा आरोप लगा दिया। धवन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। धवन जी देखा आपने यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी यानी कि गर्ग जी की तरफ से साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि अगर अरविंद केजरीवाल बोले तो मोदी जी बात सुनते हैं, राहुल जी अगर कुछ बात करें तो मोदी उसे सुनते भी नहीं है। बात ऐसा है सचिन जी, मैं इनकी बात का पहले वहां से शुरुआत करूंगा। इन्होंने कहा रैली ऐतिहासिक थी, ऐतिहासिक तो वो थी क्योंकि कोरोना की सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। ऐतिहासिक तो वो थी, किसी भी वर्कर ने, किसी भी इनके नेता ने इस मंच पर अगर मास्क देखें तो इन्हीं के बड़े पंजाब के प्रभारियों ने मास्क नहीं पहने थे, तो वाकई में वो रैली ऐतिहासिक थी, इसका श्रेय मैं इनको देता हूं। और रही बात दूसरी, इन्होंने बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी जी इनकी बात सुनते हैं, तो मैं तो मानता हूं क्योंकि मोदी जी की ये बी टीम है, जो आम आदमी पार्टी बोलेगी तो मोदी साहब कहेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कही है कि मोदी जी मुझे फोन करते हैं, मोदी जी मुझे डराते हैं, मुझे धमकाते हैं। ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर आकर अरविंद केजरीवाल ने कहा। अभी आप देखिए रैली में कल कह के गए हैं, उन्होंने ये बात कही है वहां पे कि मुझे डराया धमकाया गया, जेलों का प्रस्ताव दिया गया। तो आप ये देखिए, जो अगर आप देखिए जो रिलेशन,
जो अगर रिश्ते में नेड़ता अगर इनकी और मोदी जी की है, वो किसी भी और पार्टी की नहीं है, क्योंकि ये उनकी भाजपा की बी टीम है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, हमेशा ही राहुल गांधी जी ने, माननीय हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने सदा ही इस देश के वर्ग की आवाज को उठाया है। अगर गरीब की किसी के आवाज को उठाया तो राहुल गांधी हैं, अगर किसान की किसी ने आवाज को उठाया तो हमारे पंजाब कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय सरदार कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। अब मैं बात करता हूं, इन्होंने बात करी महापंचायतों की, इन्होंने बात करी खाप पंचायतों की। आम आदमी पार्टी ने क्या 2020 में 23 नवंबर को इन्होंने क्या विधानसभा में काले कानून जो केंद्र ने बनाए, इन्होंने उसको पास नहीं किया, उसको दिल्ली की सरकार में लागू नहीं किया, दिल्ली गजट में वो पब्लिश हुआ है। अगर नहीं हुआ तो मेरा आग्रह है इनसे कि कोई अपना नोटिफिकेशन दिखाए जहां पे इन्होंने उसको खारिज किया हो। सिर्फ सदन में कागज फाड़ देने से ये सत्य नहीं हो जाता कि आप देश की जनता को चाहते हैं। देश की जनता को चाहने के लिए, देश की जनता के लिए आगे आने के लिए नियम बनाने पड़ते हैं, यत्न करने पड़ते हैं। और मैं एक बात इनको बताना चाहूंगा, जहां पर दिल्ली की जनता की बात है, उन्होंने दिल्ली के किसानों की पीठ में भी छुरा मारा है। पंजाब के लोगों के साथ उन्होंने किया ही है, लेकिन दिल्ली के लोगों की उन्होंने पीठ में छुरा मारने का काम किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो झूठ का मुखौटा डालकर लोगों को बहलाने और फुसलाने का काम कर रही है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और देश की जनता, दिल्ली की जनता, पंजाब का किसान और पंजाब के लोग ये जान चुके हैं, आम आदमी पार्टी के जो खोखले दावे हैं वो इनसे बहुत ही अच्छी तरह से रूबरू हो चुके हैं। और इन्होंने एक बात कही कि आज ये बात करते हैं, जो अभी आपने कहा, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने ये कहा है हमने 85% वादे पूरे किए। एक साल पहले क्या इतने डर गए हैं आप कि आप ऐसी कोरोना के काल में आकर इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं? क्या आप इतने घबरा गए हैं कि शायद हमारे प्रशांत किशोर जी जो इनकी तरफ से, अगर मैं बात करूं तो आम आदमी का उन्होंने साथ दिया था इसके पिछले इलेक्शनों में, लेकिन पंजाब में ये जोड़ी, मैं बात करूं प्रशांत किशोर जी की और मैं जोड़ी की बात करूं माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, ये हमेशा ही रंग लाई है। शायद इसीलिए इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। और इनका तानाशाही रवैया देखिए, जब भी इनकी पार्टी के इन्हीं के नेता ने किसी ने भी आवाज उठाई है, इन्होंने हमेशा ही उसको बाहर का रास्ता दिखाया है, चाहे वो चंदू माजरा जी हो, चाहे वो एच.एस. फुल्का जी हो, चाहे वो खैरा साहब हो। इनकी पार्टी में तो बोलना भी मना है, सिर्फ तानाशाह की पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी आज देश के लोगों के साथ कर रही है, वही आम आदमी पार्टी इस देश के लोगों के साथ कर रही है। और बिल्कुल ठीक कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि मोदी जी और ये एक हैं, ये मोदी की बी टीम है जी। मैं ये अच्छा, ठीक है नमन जी, आपका साफ तौर पर ये कहना है कि बीजेपी पार्टी और आम आदमी पार्टी जो है वो मिलकर काम कर रही है। ठीक है। गर्ग जी, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर यह जिक्र कर रहे हैं कि अगर आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे तो अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो हम मुफ्त में बिजली और पानी देंगे। आपको क्या लगता है, मुफ्त में बिजली और पानी देने से जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैं इस चीज का भी आपका जवाब देता हूं। उससे पहले मैं एक दो और बातें जो मेरे धवन भाई ने बोली हैं उनका जवाब जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने बोला है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड प्रशांत किशोर की जोड़ी ने बहुत कुछ किया। बिल्कुल, इन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ खेला है और लोग उसको ढूंढ रहे हैं और वाकई में ढूंढ रहे हैं। अब जब जाएंगे लोगों के बीच में तो आप लोगों को पता चलेगा। और सचिन जी, आप अपना डेटा चेक कर ले और आप अपना कोई जो है जर्नलिस्ट भेज के कैप्टन साहब से दोबारा कंफर्म कर ले। हो सकता है वो 8.5% वायदों की बात कर रहे हो, 80% गलती से निकल गया हो। यदि 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करना हो और उसके खिलाफ अगेंस्ट उन्होंने सिर्फ 4624 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है, यदि ये 85% होते हैं तो हम मान लेते हैं। यदि पंजाब में 85% लोगों को नौकरी मिल गई तो हम लोग मान लेते हैं। यदि 85% लोगों को जो है शगन स्कीम का 51,000 मिल गया तो हम मान लेते हैं। यदि 85% पंजाब में नशा खत्म हो गया तो हम मान लेते हैं। तो ये 8.5% है, गलती से ये 85% बोल गए हैं। और दूसरी बात रही श्री अरविंद केजरीवाल की, जो उन्होंने कल स्टेज के ऊपर बोला कि मेरे को धमकी दी है मोदी ने। बिल्कुल, हम हमारे साथ जो हम तो लोगों में रखते हैं बात, हम इनके जैसे थोड़ा ना कि अंदर जाके तो हम उनको सहमति देते हैं। जब हाई पावर कमेटी में जाते हैं, जो नीति योग बनाता है, वहां पे जहां पे ड्राफ्टिंग हो रही होती है काले कानूनों की, वहां पे हम उसको सहमति देते हैं और लोगों को आके बताते नहीं है। यदि कैप्टन साहब उसको मोदी जी को या अमित शाह जी को मिलते हैं तो एक आध बार मिलते हैं, किसानों की बात नहीं करते हैं। वो खुद बाहर आके बोलते हैं कि मेरे को पर्सनल मामला था, उसको मिलके आया हूं मैं, क्योंकि ईडी के केसेस चल रहे हैं और वो जैसे उनसे
चूड़ी कस देते हैं तो ये उन्हीं की भाषा बोलते हैं। हम यदि उनकी भाषा बोल रहे होते तो हमारे को तो उन्होंने धमकी दी थी, हमारे से तो उन्होंने 9 स्टेडियम मांगे थे जेलें बनाने के लिए, हमने तो नहीं दिए। हम तो पहले दिन से ही किसानों के साथ है। और रही बात ये बोलते हैं तो 23 नवंबर को जो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मेरे को धवन जी एक बात बताएं, हमारी नोटिफिकेशन को आप छोड़िए, आप ये बताओ पंजाब में तो ये लागू नहीं हुए ना, तो फिर अबोहर में इनके जो मार्केट कमेटी है वहां पे एक हिमाचल की फर्म बिजनेस करती है किनुओं का। बिल्कुल धवन जी, आऊंगा मैं आपके पास, गर्ग जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। 2 करोड़ 80 लाख रुपए की जो मार्केट फीस बनती थी उन्होंने नहीं पी की। जब कमेटी ने मांगी तो उन्होंने थमा दिया कि 5 जून 2020 को ऐसे ये ऑर्डिनेंस लागू हो चुका है, तो इन्होंने उनको माफ कर दिया। तो आपने तो उसको लागू कर दिया हुआ है और बात हमारे को बोल रहे हो। और दूसरी बड़ी बात, जब कोई भी कानून, धवन जी आप भी जानते हो, लोगों को बेवकूफ मत समझो। आप जो कानून पार्लियामेंट में पास हो गया हो, राज्यसभा में पास हो गया हो, जिसके ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लग गई हो, वो कानून बन जाता है और उस कानून को लागू करने के लिए किसी भी स्टेट की किसी सेपरेट नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। यदि ये बात है तो एक बात बताइए, आप तो बोलते हो आप किसानों के राखे हो, किसानों के रक्षक हो, तो फिर हमारा किसान दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर पिछले 4 महीने से क्यों बैठा हुआ है? क्यों हमारे 300 के आसपास जो किसान लोग हैं वो शहीद हो गए? फिर तो आप लोग यहाँ पे वैसे ही रोक देते हैं उन कानूनों को लागू होने से, तो आप नहीं रोक पाए ना। तो इसलिए लोगों को ऐसे बेवकूफ मत बनाओ, मुंह में राम राम बगल में छुरी वाली बातें मत करो। और ये बात सच्ची है, अब लोग आपकी बातें समझ चुके हैं, आपकी बातों में नहीं आएंगे। ये हांडी बार बार नहीं चढ़ती है क्योंकि आपने लोगों को ठगा है, आपने मुलाजमों को ठगा है। आप आज बात ही नहीं करते हो कच्चे मुलाजमों को, 35,000 मुलाजिम जिनमें कैप्टन साहब खुद जाके उनकी मीटिंग में बोलते थे, अरे अच्छा आपकी 10,000 सैलरी है, इतना तो मेरी माली आपसे ज्यादा सैलरी लेता है। तो आप उनको बोलते थे जैसे पहली कैबिनेट मीटिंग होगी, अब तो आखिरी कैबिनेट मीटिंग होने वाली होगी है कि हम उसको पक्का कर देंगे, उनका क्या बना वो भी बता दीजिए कृपया। अच्छा ठीक है गर्ग जी। धवन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए गर्ग जी लगातार जो अटैकिंग मोड होता है उसमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और लगातार अटैक किए जा रहे हैं कांग्रेस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के हालात इस वक्त ऐसे हैं, ना तो 13 में ना तो 3 में, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी कोई रणनीति लगातार नई अपनाई जाती है या फिर बदलाव किए जाते हैं तो कांग्रेस को इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। हालांकि अगर हम बात करें तो ऐसे में प्रशांत किशोर को लाकर आपने एक नई रणनीति बनाने की पूरी कोशिश की है, क्या लगता है आपको इसका फायदा पंजाब में कांग्रेस को मिलने वाला है या नहीं? बात ऐसा है सचिन जी, इनकी बातें सिर्फ और सिर्फ बेबुनियाद बातें हैं। इन्होंने बात करी है किसानों की, इन्होंने बात करी है संसद की। संसद में इनके भगवंत मान एक ऐसे मात्र सांसद हैं जिन्होंने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे पार्लियामेंट में और 8वें नंबर पे उन्होंने साइन किए हैं। ये बातें करते हैं किसानों की। किसान का अगर राखा कोई हुआ है, अगर किसान को किसी ने सही तरह से समझा है तो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। आप ये देखिए, इन्होंने बात कही दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे सिर्फ पंजाब के किसान नहीं, आज हरियाणा के किसान भी हैं, केरला से किसान आ गया, महाराष्ट्र से किसान आ गया, मध्य प्रदेश से किसान आया है, राजस्थान से किसान आया है। ये किसान पूरे देश के केंद्र के काले कानूनों के खिलाफ बैठे हैं। अब बात करते हैं पंजाब के किसान की। पंजाब का किसान पिछले 6 महीने से अगर रेलवे ट्रैक पर बैठा है, पंजाब का किसान अगर पिछले 6 महीने से हमारे टोल प्लाजा पे बैठा है, तभी भी उन पे ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई पंजाब सरकार द्वारा जहां पे उनको आपत्तिजनक मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो। उल्टा उनकी हर जगह पर संभाल हुई है, देखभाल हुई है। और दूसरी बात इन्होंने कही, एक तरफ हम हैं जो बहुमत में सरकार है, उन्होंने अपना प्रयास किया, संसद में 2 बार ऐसे कानूनों को रद्द करने के लिए मते डाले गए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, बहुमत में बैठे हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी अपने देश के किसानों के लिए, अपने दिल्ली के किसानों के लिए ये प्रयास तक नहीं किया कि काले कानूनों को रद्द करके उनका मता डाल के कम से कम एलजी को भेज दिया जाए। अगर वो दोबारा से इनकार करे तो राष्ट्रपति तक गुहार कराई जाए। मुझे एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे हैं, इन्होंने भी खुद बोला है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी खुद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए दिल्ली जाते हैं। देखिए वो अपने देश के लोगों के अपने वचनबद्ध कितने हैं प्रदेश के लोगों के लिए कि उनको इतनी चिंता है कि वो दिल्ली में बैठी सरकार से समय मांगते वहां जाते हैं। और एक तरफ हमारे अरविंद केजरीवाल हैं जहां पर वो अपनी दिल्ली से अपने घर से बाहर निकलकर शायद प्रधानमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से समय भी नहीं मांग सकते। और दूसरी तरफ आप ये देखिए, आज 100 दिन से ऊपर हो गए, पंजाब से मैं सांसदों की बात करूं, चाहे गुरजीत सिंह औजला जी हैं हमारे श्री अमृतसर साहिब से, अगर मैं बात करूं डिम्पा जी हैं, हमारे रवनीत सिंह बिट्टू जी हैं, और पंजाब के विधायक कुलबीर सिंह जीरा जी भी हैं, जो पिछले 100 दिनों से सिर्फ किसानों के हक के और खर्च की लड़ाई के लिए आज वहां पर
दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं। और बड़ी आश्चर्य होगा आपको जानकर, वो जो विधानसभा क्षेत्र है वो किसी और का नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का है। अगर ये इतने ही किसान हितैषी है तो क्यों नहीं ये पार्टीबाजी छोड़कर एक आम इंसान की तरह, एक देशभक्त की तरह हमारे साथ मिलकर उस आंदोलन में हमारा साथ हिस्सा देते और किसानों की आवाज को बुलंद करने का काम करते। अब आपने बात कही प्रशांत किशोर जी की। देखिए, जहां तक मैं बात करूं, पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब के जो सियासी सलाहकार हैं उनमें से कुछ अपने क्षेत्र से विधानसभा एमएलए भी हैं। आज उन्होंने अपना क्षेत्र भी देखना है। अगर बात करूं, इनको क्या ऐसी पेट दर्द हो रही है या इनकी क्या ऐसी बौखलाहट है, प्रशांत किशोर जी अगर आए हैं तो शायद वो भी कुछ भला ही करेंगे, 2-4 चीजें अगर आगे ही बढ़ाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट सीधे तौर पर सामने आ रही है क्योंकि इनके अंदर एक भय पैदा हो गया है इस जोड़ी के। जैसे मैंने कहा, पहले भी कमाल दिखाया है और इनको पता है आने वाले समय में सेमीफाइनल में हमने जीत दर्ज की। अभी जो 1 महीने पहले हम इलेक्शंस की बात करें, जो उन्होंने खुद ही माना है कि हाँ हम जीते हैं, और आने वाले समय में भी फाइनल में भी 2022 हम ही जीतने वाले हैं क्योंकि पंजाब की जनता सिर्फ एक ही चीज पर टिकी है और वो विश्वास पर है जो माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया है। चाहे बात करें स्मार्ट स्कूलों की, चाहे बात करें स्मार्टफोनों की, चाहे बात करें किसानी कर्जा माफी की, चाहे बात करें किसी भी वर्ग और क्षेत्र में हायर एजुकेशन की, हर सुविधा आज पंजाब सरकार ने अपने पंजाब के लोगों को दी है। और इसी तरह हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस देश के लोगों के लिए भी वचनबद्ध है। ठीक है, बिल्कुल धवन जी। गर्ग जी, तमाम सवालों के जवाब धवन जी ने दे दिए, लेकिन गर्ग जी आपसे मेरा एक सवाल यहाँ पर है, क्योंकि पंजाब में देखिए किसानों का एक अहम रोल होता है सत्ता को चुनने वाला, क्योंकि वहां पर जो किसान है उनकी तादाद काफी ज्यादा है और उनके वोटिंग से ही यह फैसला होगा कि आखिर आने वाले वक्त में सत्ता पर काबिज कौन होने वाला और कौन सी पार्टी होने वाली है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रहा है आम आदमी पार्टी पर कि अरविंद केजरीवाल कभी भी तमाम बॉर्डर्स पर नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने महापंचायत के जरिए किसानों को साधने की पूरी कोशिश की। किसान के वोटर्स जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, जमकर विरोध कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की गई। सिर्फ वजह एक है कि आने वाले वक्त में चुनाव है। हेलो जी। हाँ सचिन जी, सबसे पहले तो मैं एक आपका जो सवाल है उसका भी जवाब देता हूँ। उससे पहले धवन जी ने जो बोला है कि यदि ईडी को मिलने, ईडी के केसों के संबंध में अपने बेटे के ऊपर जो केस हुए उसके संबंध में प्रधानमंत्री को मिलने का, गृह मंत्री को मिलने जाना देश हित में है, तो वाह, बड़े क्या कहने कांग्रेस के। उसने कभी भी जाके किसानों की वहां बात नहीं की है। इन्होंने बात की थी प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर के ऊपर हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोड़ 10 प्रशांत किशोर ये लोग ले आए, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा लेके आती रहती हैं। पर परेशानी इस चीज की है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है इन्होंने सरकार उसको कंट्रैक्ट के ऊपर चलाने के लिए दी है। इसलिए हम लोगों को इतराज है कि आपने प्रशांत किशोर को लेके आना, अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी बनाने के लिए लेके आओ, सरकार चलाने के लिए नहीं। हम तो अच्छा होता यदि किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को लेके आते जो ये बताता कि इन लोगों ने जो पंजाब को लोन के दलदल में फंसा दिया है, जहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसमें से कैसे निकला जाएगा। ऐसा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट लेके आते तो बात मानने वाली होती। ऐसा कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट लेके आते जो ये बताता कि किसानी जो आज कर्जे में डूबी हुई है, आत्महत्याएं कर रही है, उससे कैसे बचा जा सकता है, तो समझ आती। लेकिन इन लोगों ने ये नहीं करना। इन लोगों से सरकार संभलती नहीं है, और सरकार को चलाने के लिए, क्योंकि कैप्टन साहब तो अपने महलों में रहते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है, उनको सरकार को चलाने के लिए ये लोग प्रशांत किशोर को लेके आए हैं। इसलिए इस चीज के ऊपर हमारे को इतराज है कि टैक्स पेयर का पैसा ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरी बात, इनकी मेरे को जो परेशानियों को समझ आती है, क्योंकि जहां जहां इनका टाकरा आम आदमी पार्टी को दिल्ली में लगातार इनको जीरो के ऊपर फेंका है हमने, 2015 में भी और 2020 में भी, और आने वाले दिनों में पंजाब में भी इनका यही हाल करने वाले हैं। इसलिए इनकी परेशानी हम लोगों को नजर आती है। और रही बात करने के किसानी मोर्चे की, अब देखिए आम आदमी पार्टी अकेली एक पार्टी है जो पहले दिन से सड़क से लेकर संसद तक किसानों के साथ खड़ी हुई है। आप लोग बोलते हो कि कैप्टन साहब जो केजरीवाल साहब हैं वो दिल्ली में किसानों के पास नहीं गए। आप तो सचिन जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हो, आप ही के चैनल के ऊपर खबरें चलती रही हैं, कैसे वो सिंगू बॉर्डर पे भी गए, टिकरी बॉर्डर पे भी गए, वहां पे जो प्रबंध किए हुए हैं आम आदमी पार्टी ने ऐसे सेवादार की तरह, उनका जायजा लिया, और वहां पे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होने दी किसानों को, कंबल से लेके अनाज तक।
डिस्पेंसरी, हर चीज वहां पे हम लोगों ने प्रोवाइड की है। और पंजाब में ये आपको मैंने पहले भी बताया था, हम लोगों ने ये जो बड़ी महापंचायत की है, ये बेसिकली किसानों को बल देने के लिए की है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए की है, लामबंदी करने के लिए। ये लोग चाहे वो बीजेपी है, चाहे अकाली है, चाहे कांग्रेसी है, अंदर से एक ही है। ये आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, बल्कि वो तो इनके ऊपर लगने चाहिए। हाई पावर कमेटी का मेंबर कौन था? हम थे कि ये थे? आप एक चीज आपको और याद होगी सचिन जी, जब सेंट्रल हॉल में वाजपेयी की एक जो जिस दिन पुण्यतिथि थी, उस दिन प्रधानमंत्री जी वहां पे आए थे, इनके भी एमपी थे वहां पे, लेकिन उनमें 2 ही एमपी थे, जो संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया था प्रधानमंत्री को। इनके एमपी ने तो चू तक नहीं की थी वहां पे। तो ये आप देखिए, जैसे आज किसानों के हक में बात बुलंद कर रहे हैं सड़क से लेके संसद तक, तो आम आदमी पार्टी कर रही है, ब्लेम हमारे ऊपर नहीं लगा सकते। आप एक काम कीजिए, आप तो बड़े जिनके चैनल के नुमाइंदे हैं, आप वहां पे किसानों में जाके सर्वे करवा लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किसान किस पार्टी को लाइक करते हैं या नहीं लाइक करते हैं। ठीक है, किसानों ने इस चीज के मना किया हुआ है कि उनकी जो स्टेज है वहां पे जो निरोध किसानी की बातें होती है, वहां किसी पॉलिटिकल पार्टी को आने नहीं देते हैं। लेकिन एक ही एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसकी फेवर में वो लोग बोलते हैं। शिकायत ने तो बहुत बार बोला है, किसने बोला है? जब उन्होंने अरविंद केजरीवाल से बात की, हमने इमीडिएटली उनको हेल्प प्रोवाइड की वहां पे, जब मोदी साहब की सरकार ने और अमित शाह की पुलिस ने उनको परेशान करने की वहां पे कोशिश की थी। तो ये चीजें हमारे को ना बताएं, ये धवन जी, ये अपनी पार्टी को संभाले, लोग इनको समझ चुके हैं, लोग इनको बख्शने वाले नहीं है। ये यहाँ पंजाब में 0 पे जाएंगे, लिख के रख लो, आप आज लिख लो, उस दिन फिर डिबेट करवा लेना जब 2022 के इलेक्शन होंगे। ठीक है धवन जी, देखिए एक बड़ा आरोप लगातार लगता है और आज नहीं कई बार लगा है कि कांग्रेस की जब जरूरत होती है विपक्ष में मजबूत बनने की, चाहे वो संसद में हो या फिर सदन में, वहां पर कांग्रेस या तो वॉकआउट कर लेती है या तो फिर चुप बैठती है। ऐसा क्यों? ऐसा है सचिन जी, मैं आपकी बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं अपने साथी गरज जी को एक चीज बता दूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, रैली इन्होंने करी लेकिन अपने निजी फायदों के लिए करी। कितनी कमाल की बात है, किसानों के लिए की गई रैली में एक भी किसानी झंडा नहीं था। मैं इस बात का उत्तर लेना चाहूंगा इनसे, ऐसा क्या हो गया, भूल गए थे झंडा लगाना या इनके एजेंडे में नहीं था? दूसरी बात, अब आपने बात करी है धवन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें जी। शायद ये भूल गए हैं कि 5,64,000 किसानों की कर्जा माफी पंजाब सरकार ने करी है। और जहां तक बात कही अपनी संसद की, जितने भी हमारे सांसद हैं, अगर वो सांसद 100 दिन से सड़क के ऊपर बैठकर किसानों की आवाज उठाने का काम कर सकते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने का काम कर सकते हैं, तो संसद में लगाए हुए अगर कोई भी बेबुनियाद जो आरोप है उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। आप बात देखें, हमारे माननीय सांसद रवनीत बिट्टू जी, आज उन्होंने अगर किसी ने बात करी संसद में, दीपेंद्र हुडा जी, हर किसी ने, हुडा साहब ने भी हमेशा ही ये बात उठाई है, बिट्टू साहब ने ये बात उठाई है। अगर किसी ने पंजाब की तरफ से आवाज उठाने का काम किया है, सभी संसदों ने किया है। अगर किसी ने किसान की आवाज उठाने का काम किया है तो हमारे सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसदों ने किया है। अब मैं इनसे एक चीज का जवाब और लेना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने, इनको शायद मैं दोहराऊंगा, इनको सीट से समझना चाहिए। 1 महीने पहले जो पंजाब की जनता ने इनको करारा जवाब दिया है, इनके जितने भी कैंडिडेट्स को हराकर इनको वहीं से समझ जाना चाहिए कि पंजाब की जनता ने इनको नखारा है। ये बात करते हैं, मैं झूठ नहीं कह रहा और मेरी बात में तत्व है कि ये भाजपा की बी टीम है। जब 2014 की बात करें, जब तेल के दाम बढ़ते थे, गैस के दाम बढ़ते थे, तब ऊंचे ऊंचे धरने लगाती थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, यूपीए के खिलाफ। आज वो धरने देखने को नहीं मिलते हैं। क्या ये बात देश की जनता नहीं देख रही है? क्या ये बात देश की जनता नहीं पूछती है? लेकिन इसका जवाब माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आज तक कभी टीवी पर आकर नहीं दिया, ना ही इनके कभी किसी पार्टी प्रवक्ता ने दिया है। आज बात करें, क्या आज भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जुमला पार्टी कहूंगा उनको, जिन्होंने आज देश की प्रॉपर्टियों को बेचने का काम शुरू कर दिया, लोगों की रोजगार को बेरोजगारी में बदल दिया, आम वर्ग के, अगर मैं बात कहूं किसानों को, उनको काले कानून दे दिए और हमारे बिजनेस क्लास लोगों को आज कर्जा दे दिया गया, तब तो इन्होंने आवाज नहीं उठाई। उनकी आवाज अगर किसी ने उठाई है तो सिर्फ अखिल भारतीय कांग्रेस ने उठाई। ठीक है गर्ग जी जवाब दीजिए। सचिन जी, मैं एक बात पिछली दफा भूल गया था, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। स्टैंडिंग कमेटी की बात की थी धवन भाई ने, है ना? तो
मेरे को समझ नहीं आता भी या तो ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं या अपने लीडर लोगों को सुनते नहीं है। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, इसमें 14 पार्टियों के 31 मेंबर थे। जैसे विधानसभा में अलग अलग विषयों के ऊपर कमेटियां बनती हैं, ऐसी एक वो स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा की बनी हुई थी और उसमें जो फैसले होते हैं वो बहुत हमसी से होते हैं। इनके लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर इन्होंने बनाए हैं, रवनीत सिंह बिट्टू, ठीक है ना, या तो ये आपके चैनल के ऊपर अभी डिनाई करें क्योंकि उन्हीं का स्टेटमेंट था, उन्होंने भी बोला है, इसको कंफर्म किया है कि जो भगवंत मान ने और बाकी जो एनडीए के पार्ट नहीं है सभी ने उनका विरोध किया था इसका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, लेकिन क्योंकि फैसले जो बहुत हमसी से होते हैं, एनडीए की वहां पे बहुमत थी इसलिए वो फैसले लागू हुए हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप काम कीजिए, उनके मिनट्स जो है वो लोगों में ला के रख दीजिए, आप पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। आप डिनाई करो, फिर यहाँ पे बोलो कि रवनीत बिट्टू ने झूठ बोला है। अब बोलो यहाँ पे कि रवनीत बिट्टू ने झूठ बोला, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने झूठ बोला है जो लोकसभा में है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गर्ग जी, ठीक है, ठीक है। धवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, धवन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। जबरदस्ती हाथ पकड़कर दस्तखत करा लिए गए। ये बात करते हैं किसानों की, ये बात करते हैं देश की जनता की, दिल्ली की जनता की। ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी जो 23 नवंबर को उन्होंने विधानसभा में किसानों के खिलाफ जाकर ये काले कानून पास किए। अगर इन्होंने यत्न भी करने का प्रयास किया होता तो शायद लोग इनको समझते, लेकिन इनका झूठे मापदंड, इनका दोहरा चेहरा सबके सामने बेनकाब हो चुका है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने सिर्फ 2-4 सितारों के लिए ये झूठे षड्यंत्र बना रही है। अगर मैं बात करूं, मुझे ये बताएं कौन से इनके लोग, अगर दिल्ली के नेता हों चाहे पंजाब के नेता हों, जिन्होंने आज गैस, डीजल, पेट्रोल, मैं जीडीपी की बात करूं, हमारे देश की गिर रही है और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, मैं गैस, डीजल, पेट्रोल उसी का नाम ले रहा हूं, आज वो बढ़ गई। इन्होंने किस स्तर पर आके उसका खेत बताया है, मुझे आप ये बताइए। कभी भी इन्होंने लोक हित में आके, देश हित में आकर कभी भी ऐसी आवाज नहीं उठाई। अगर वो उठाई है तो सिर्फ कांग्रेस ने उठाई है। ये विचारधारा सिर्फ कांग्रेस की है जो हर गरीब की, हर किसान की, हर वर्ग की आवाज उठाने का काम करती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है धवन जी, ठीक है, ठीक है धवन जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रही है। ठीक है, ठीक है। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि देखिए, इस वक्त अगर हम बात करें तो हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो बड़े ही जोर शुरू से अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और सत्ता पर काबिज होने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब आने वाले वक्त में अब क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी कांग्रेस की तरफ से? ऐसे कौन कौन से काम है जो जमीनी स्तर तक पहुंचाए जाएंगे कि जनता जो है वो आपको चुने? क्योंकि देखिए, लगातार तमाम न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स हम भी पढ़ते हैं, उसमें साफ तौर पर इस बार जिक्र किया गया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस बार जनता जो है वो खासा नाराज दिख रही है। देखिए, ये बात को मैं सिरे से नकारता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पंजाब लोगों की बात करूं तो सभी कांग्रेस को और माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार को सराहना कर रहे हैं। जहां तक बात हुई हमारे रिपोर्ट कार्ड की, उस पर मोहर पहले ही जनता ने लगाई है। 85% काम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब ने, और हमारे बात करूं तो प्रधान जाखड़ जी ने, हमारे यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर ढिल्लों जी ने जो बताया है, उसी तरीके से हम चलते हुए जो बाकी 15% काम है आने वाले कुछ ही महीनों में हम उन सबको पूरा करेंगे। बात करें, आज देखिए मैं बात करूंगा आशीर्वाद स्कीम की। हमारा वादा था हमारी पंजाब की बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए हम 21,000 से 51,000 करेंगे। हमने उसको 51,000 कर दिखाया है। हमारा वादा था कि हम फिक्स पे कमीशन को लागू करेंगे, हमने वो कर दिखाया है। जो वादे पंजाब सरकार ने किए हैं उस पर हम वचनबद्ध हैं। हमारे जितने भी वादे हैं और जितनी भी सुविधाएं हैं वो आम स्तर तक हर वर्ग को पहुंचाई जाएंगी, हर घर को पहुंचाई जाएंगी, क्योंकि कैप्टन की सरकार का एक ही नारा था कि हर घर तक सुविधा पहुंचनी चाहिए और वो हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। और बहुत ही जल्द जो बाकी 15% रह गए हैं हम उनको भी पूरा बनाने में कामयाब होंगे। ठीक है गर्ग जी, आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हो गए, विपक्ष की भूमिका में आप हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो कि बहुत आसान काम होता है। लेकिन अगर मैं सवाल करूं आपसे कि ऐसा क्या करेंगे आप कि पंजाब की जनता आपको चुने, आपको वोट दे? सचिन जी, मेरे को लगता है कि मेरा जो भाई है कांग्रेस से, इनको बड़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग देके भेजा जाता है कि झूठ कैसे बोला जाता है, और झूठ की फैक्ट्री है ये लोग। सभी लोग ऐसे झूठ बोलते हैं कि 100 बार झूठ बोलने से वो सच हो जाएगा, ऐसे होता नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगा। उससे पहले 1-2 बातें मैं और करनी चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि हमने जो शगन स्कीम है वो 51,000 कर दी है। वो वायदा क्या था? जब सरकार आएगी तब या जब सरकार जाएगी तब? ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात कर दी? तो आपने किसानों के कर्जे की माफी की बात करते हैं। सचिन जी, आपके पास भी बहुत से वीडियो पड़े होंगे। क्या कहते थे कैप्टन साहब कि चाहे शाहूकार का कर्जा है,
चाहे बैंक का कर्जा है, कमर्शियल बैंक का कर्जा है, कोऑपरेटिव बैंक का कर्जा है, वो सारा माफ किया जाएगा। उसका अमाउंट कितना था पता है धवन जी आपको? 1 लाख करोड़ रुपए का। और माफ आपने कितना किया है? 4624 करोड़। और अभी जो 1712 करोड़ रुपया इस बजट में रखा है। इसके बाद आपने बात की थी नौजवानों को नौकरी देने की, घर की। इस कार्ड की हमने शुरू में बात की थी, जिस कार्ड को संभाल के रखने के लिए केजरीवाल साहब बोल के गए हैं। आपका जो इसका बजट का स्पीच था 246 नंबर जो पैराग्राफ था, उसमें आप बोल रहे हो कि आपके पोर्टल के ऊपर 11,08,000 लोगों ने रजिस्टर किया है। और 248 नंबर पैराग्राफ में आप बोल रहे हो कि 3,22,000 लोगों को नौकरी दे दी है। जो बाकी का 8 लाख लोग हैं उनके लिए 2500 जो बेरोजगारी भत्ता था उसका प्रबंध आप लोगों ने किया है। ये लोग ये नहीं कर सकते सचिन जी, क्योंकि ये लोग माफिया चलाते हैं। जो सरकार माफिया चलाती हो तो स्टेट को कर्जे नहीं दबोएगी ना। इनकी जब सरकार बनी थी पंजाब में 2017 में, तब पंजाब के जुम्मे जो कर्जा था वो 1,52,000 करोड़ का था। आज वो बढ़ के 2,73,000 करोड़ का हो गया है। और सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में ये बढ़ के 4.25 लाख करोड़ का हो जाएगा। यानी कि जितना हमारा बजट है उससे डबल तो इन्होंने कर्जा ले लिया है। आज कर्जे की जो किस्त है, उसका लोन का जो इंटरेस्ट है वो चुकाने के लिए और कर्जा लेना पड़ता है। अब जो पैसा है, पैसा तो खजाने में जाता नहीं है। जब खजाने में पैसा ही नहीं जाता तो ये लोग सुविधाएं कहां से देंगे लोगों को? नौकरी शायद ये कर्जा कहां से माफ करेंगे? ये चीज का फार्मूला हमारे पास है। आज हमारी यहाँ पे सरकार धवन जी जवाब दे दें आप। ये केवल माफिया। मैं जवाब दे रहा हूँ। नील गर्ग जी की बात का जवाब मैं आंकड़ों से दूंगा, क्योंकि ये बातें कर रहे हैं सिर्फ अरब की। 20,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है। गगन जी बात सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देता हूँ मैं। ठीक है गर्ग जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने सवाल किए धवन जी उन तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। सुनिए, ठीक है, सुनिए गगन जी, अपने आंकड़ों को थोड़ा साफ कीजिए। आप बात करते हैं दिल्ली के मॉडल को दिखाने की, कृपया अपने आंकड़ों से बताइएगा कि कितने विद्यार्थियों को आपने स्मार्टफोन बांटे हैं, हमारे पास वो आंकड़े हैं। कितने स्कूलों को आपने स्मार्ट स्कूल किया है, हमारे पास वो आंकड़े हैं। आप बात करते हैं और नौकरियों की। पंजाब एक मिनट मुझे बात देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। सुनिए बात सुनने का मादा रखिए, बात सुनने का मादा रखिए। सुनिए तीसरा जॉब फेयर, थर्ड जॉब फेयर जो हमारी सरकार ने 12 नवंबर 2018 को लगाया था, सचिन जी इनको कहिए बात करने का मादा रखिए। मैं इनकी बात कर रहा हूँ। सुनिए, बात तो सुनिए। आपने सवाल किया और आप धवन जी जवाब दे रहे हैं। नील गर्ग जी ठीक है, सुनिए, जवाब सुनिए। तीसरा मेगा जॉब फेयर जो हमारी पंजाब सरकार ने 12 नवंबर 2018 को लगवाया था, उसमें 18,672 कैंडिडेट्स को लिस्टेड किया गया। चौथा मेगा फेयर जब 13 फरवरी 2019 को लगाया गया, उसमें 41,870 युवाओं को नौकरी देने की बात की गई और जिसमें 1,13,525 कुल नौकरियां दी जाती हैं। आपने बात करी नौकरियों की, एक आंकड़ा आपको और देता हूं। 5वां मेगा फेयर जो बहुत बड़ा सक्सेस था, जो 9 सितंबर से 30 सितंबर 2019 तक चला, उसमें 1,16,556 लोगों को नौकरियां दी गई। ये आंकड़ा है पंजाब सरकार का। क्या आप दिल्ली सरकार के कोई आंकड़े गिना सकते हैं कि कितने लोगों को नौकरियां दी? दूसरी चीज, 58,000 गवर्नमेंट अधिकारियों को हमने पक्का किया। बात करते हैं अब हमारी टीचर अध्यापकों की, जिनको पंजाब सरकार ने जो इर्रेगुलराइज थे, मैं उनकी आज बात करने लगा हूं। 14,000 ऐसे अध्यापक थे जिनको पंजाब सरकार ने लिस्टेड किया और उनको रेगुलराइज किया गया। नहीं, जो अध्यापकों के लिए पोस्टिंग निकाली गई वो 8393 पोस्टें ऐसी थी। इन्होंने बात करी स्मार्टफोन, जो पहले फेज में हमारे मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, हमारे यूथ के प्रधान हमारे सरदार बरिंदर सिंह ढिल्लों जी ने जो बांटे, उसमें 50,000 फोन पहले फेज में बांटा गया। दूसरा फेज जो कि 18 दिसंबर 2020 को आया, उसमें 80,000 विद्यार्थियों को उस कोरोना काल में बांटा गया जब स्कूल और कॉलेज बंद थे, जहां पर उन विद्यार्थियों को उस स्मार्टफोन के जरिए पढ़ाई करने में और अपने नॉलेज बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला और उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। पंजाब सरकार के आंकड़े, आज मैं बात करूं हायर एजुकेशन की, 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी जहां पर उनका रिजल्ट 80% आता था, हमारी सरकार में उनका रिजल्ट 90% आया है। 10% आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है।
इन्होंने बात करी पंजाब के कर्जे की, तो शायद मैं इनके आंकड़ों को और दुरुस्त कर देता हूं। 41,198 करोड़ का बजट में घाटा 2016-17 में, जब हमारी श्रोमणी अकाली दल पंजाब में सरकार थी और सरकार भाजपा की गठबंधन की थी, तो उन्होंने बताया था उनको प्राइमरी डेफिसिट को प्राइमरी सरप्लस में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और हमारे माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मनप्रीत बादल जी ने बदला 600 करोड़ का सरप्लस बताया गया 2019 में। अगर पंजाब की जनता की बात करें तो हर वर्ग की कमाई 1,66,830 रुपए बताई जाती है, जो हमारे देश की राष्ट्रीय एवरेज इनकम से 25% की बढ़ोतरी पे है, और ये सभी माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार में हुआ है। ये 2-4 आंकड़े दिल्ली मॉडल के जरूर बताएं। इन्होंने बात करी, आपने बात करी बिजली मुफ्त की, ये कुछ नई बातें नहीं कर रहे, ये तो हमारे ही पीछे रास्तों पे चलते आ रहे हैं। मैं बात करूं बिजली की, तो किसानों को 14,23,000 किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है। हमारे जो गरीब परिवार हैं रूरल डेवलपमेंट एरियाज में, उनको मुफ्त बिजली ऑलरेडी पंजाब की सरकार देती आ रही है। ये बात करते हैं, ये हमसे ही सीखकर हमको पढ़ाने की बात ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वक्त की कमी है, रमन जी, गर्ग जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। और इस चर्चा में आपने बातचीत की और तमाम जो सवाल मैंने किए उन तमाम सवालों का बड़ी संवेदनशीलता से आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो लगातार तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में कहीं ना कहीं जनता पिसती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि हमने 85% काम किया है जो हमने वादे किए थे, और जो 15% काम बचे हुए हैं उन्हें आने वाले वक्त में हम कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार निशानेबाजी कर रही है, लगातार हमला कर रही है कांग्रेस पर कि सही तरीके से कार्य नहीं हुआ है और आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी ही सत्ता पर काबिज होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।